कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंटल एरिया होते हैं जिसको ABA कैन ब्रिंग इम्प्रूवमेंट? फॉर एग्जांपल सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, डेली सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग और टॉयलेटिंग, या फिर हम कॉमन बिहेवियर की बात करें, टैंट्रम्स, एग्रेशन, सेल्फ इंजरी। तो ऐसे सारे डेवलपमेंटल एरियाज हैं जिसमें ABA हेल्प कर सकता है, या देयर आर मोर दैट यू वुड लाइक टू कवर? जी, जितने भी पॉइंट्स आपने बोले हैं, ABA इन सारे एरियाज पे काम करता है और इन एरियाज को चेंज करता है। लाइक सोशलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर किड, क्योंकि वो सोसाइटी से ही चीजें सीखता है। सराउंडिंग में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो अडल्ट्स हैं, उन्हीं के बिहेवियर को कॉपी करता है, उन्हीं साथ कोएग्जिस्ट भी करना है उसको। हाँ। कम्युनिकेशन नॉर्मली जो हैम्पर्ड एरिया है, वो जैसे स्पीच थेरेपी है, वो ओरल इश्यूज को रिकवर कर देती है, स्पीच डेवलप कर देती है, बोलना भी सिखा देती है। बट ABA आगे चल करके ट्रेन करता है, स्किल डेवलप करता है, कहाँ जाकर किस सिचुएशन में किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, साथ साथ उसके स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे कोऑपरेटिव स्किल्स हो गए, वेटिंग, टर्न टेकिंग, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, विजुअल स्किल्स हो गए कि पुटिंग, सॉर्टिंग, मैचिंग, ये सारी चीजें डेवलप करता है। इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इमिटेशन डेवलप करता है ABA, ताकि बच्चे कॉपी करना सीखे। साथ साथ रिसेप्टिव स्किल्स हो गए, हम बोल रहे हैं उसको ऑडिटरी वो सुन तो रहा है, बट इनिशियली वो प्रोसेस नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वो स्किल डेवलप होते हैं कि इसका कोई मीनिंग है, ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसका कुछ मीनिंग है, वो उसको प्रोसेस करता है और फॉलो करना शुरू करता है। इसके साथ साथ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ADLs, कैसे उसको टॉयलेट ट्रेन किया जाए, कैसे उसे घर में इंडिपेंडेंट बनाया जाए। फोकस जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट बनाना है। Hello everyone and welcome to Special Stories. Today we are diving into a topic that lies at the heart of every child's growth and development, which is behavior. Now every behavior has a purpose and is often a way of communication. Now understanding why behaviors occur is often the first step towards helping children learn, connect, and thrive. So in this episode, we are going to explore how applied behavior analysis, or ABA therapy we normally call, which is a scientific and evidence-based approach that helps children, develop meaningful skills, reduce challenging behavior, and improve the overall quality of life of children. Now we are delighted to have with us an expert who will help us differentiate, or rather, differentiate between myths and facts related to behavior. And he will also help us with sharing some practical recommendations or strategies, and will also explain how ABA can create a positive impact in the life of children as well as their families. So let me introduce you to our guest today, Dr. Pawan Kumar. Dr. Pawan Kumar is a pediatric behavior expert with more than 13 years of experience in child development and behavior management. He holds a bachelor's degree in special education and a master's in psychology. And at present, he's working as the director at Ability Child Development Center, to which he is also the founder. So we are truly excited to have a very meaningful conversation with him. So Dr. Pawan, welcome to our podcast and thanks for accepting our invite to be here with us. Thank you so much, Vikas ji. And first of all, I would like to thank you for this opportunity. Yes, sir. Usually होता ये है कि स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पॉडकास्ट में आने की जी सर, और इन फैक्ट्स पे बात करने की, जो मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी एंड अदर थिंग्स। जी सर। बट नॉर्मली बिहेवियर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो डेली रूटीन में डे बाय डे एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स फेस करते हैं। करेक्ट। और उस पर उतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती। बट इट इज़ वेरी नीडेड थिंग। यस सर। इट वाज मच रिक्वायर्ड एंड थैंक्स फॉर दैट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर sir, and thanks for again to be here, sir. So viewers, this is how we have structured our session today. The first one is going to be purely around first understanding what is behavior, and then followed by how does ABA helps in those with the behavior problems that children suffer from. Second, we are going to deep dive into the related assessment part of it, early intervention, and the therapeutic part of it, how it will help a child struggling with behavior challenges. And third,
again a most important section wherein we'll put some practical questions that are often heard by parents or rather asked by parents to the therapist. So sir is going to, in fact sir has himself chosen those very common questions that often he faces in his daily routine. So he's going to talk about all such questions so that it can help you guys in a better way. So without any further ado, let me go to the first section, which is understanding behavior and ABA. तो सर आप एक चीज़ बताइए, what is the common behavioral differences between एक neurotypical child में and a child with some kind of development disorder, which parents keep an eye at? Actually, first of all, every child has a different behavior. चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो डाइवर्सिटी इश्यूज के साथ हो. जी सर. बट एक टाइम लिमिट के बाद या एक कह सकते हैं कि कुछ कंसर्न्स जब बढ़ जाते हैं उसके बाद हमें नोटिस करना चाहिए कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं. जैसे अगर हम बात करें कि न्यूरोटिपिकल बच्चा शाई हो सकता है, बहुत एक्सप्रेसिव हो सकता है, माइल्ड हाइपर एक्टिविटी नॉर्मली होती है, बहुत ज़्यादा नॉटी हो सकता है. जी सर. बट अगर हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि एक बच्चा है जो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, प्रॉपरली आई कांटेक्ट नहीं देता है, उसको कुछ एडिशनल सेंसरी इश्यूज हैं, या उसका बिहेवियर एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और रिपीटेटिवली हो रहा है. एंड एक उसको कुछ इश्यूज आप ऐसे नोटिस करते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने बिहेवियर्स को. तो ऐसे में आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जो एक्सपर्ट हो इस एरिया में बिहेवियर में, या डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियंस को कंसल्ट करना चाहिए जो इजी टू रीच होता है. सो डेफिनेटली बिहेवियर्स अलग अलग हो सकते हैं, एक नॉर्मल बच्चे के भी और न्यूरो डाइवर्सिटी इश्यूज के साथ भी बच्चों के बिहेवियर्स अलग हो सकते हैं. बट हमको वो बाउंड्री पता होनी चाहिए कि किस लिमिट के बाद हमको किसी एक्सपर्ट को कनेक्ट करना चाहिए. बाउंड्रीज के बारे में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स के लिए और ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि वो बाउंड्री क्या है जिसके बियॉन्ड मुझे सोचना चाहिए कि अब मुझे अपने, जैसा आपने बताया कि आप अपने पेडियाट्रिशियन को मिलें या इवैल्यूएट के वाले ज़्यादा अच्छा. तो बाउंड्री डिफाइन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे. बट हाँ, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि एक न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर्स, या उनके जो जनरल बिहेवियर होते हैं, डेली रूटीन के बिहेवियर होते हैं, वो थोड़े अनकॉमन आपको दिखेंगे. डेफिनेटली. ओके सर. जैसा हमने सब पहले भी डिस्कस किया अभी इंट्रोडक्शन के दौरान कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ रीज़न. ओके. तो बट पेरेंट्स का नॉर्मली अप्रोच ये रहता है कि हम उसको बिहेवियर जो बच्चा एग्जिबिट कर रहा है उसको हम कंट्रोल करें या सप्रेस करें, राइट? वो हमारा अप्रोच रहता है. बट वो बिहेवियर क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पाते. तो व्हाई इज दैट हैपनिंग, और क्यों पार्ट को हम कैसे एड्रेस करें? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड मोस्टली इग्नोर किया जाता है. और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो इसी चीज़ पे करना चाहिए. व्हाट इज़ द फंक्शन बिहाइंड द बिहेवियर? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जी सर. सी एवरी बिहेवियर हैज़ अ फंक्शन. जी सर. मोस्टली अगर हम बात करें एबीए थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी में तो 4 फंक्शंस होते हैं. एक्सेस फॉर टेंजिबल, बच्चे को कुछ चाहिए. ही माइट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, जो टास्क आप करा रहे हैं वो अटेंशन सीक कर रहा है, या फिर कोई सेंसरी कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट हो सकता है. सो नॉर्मली बच्चे जो बिहेवियर शो करते हैं वो इन्हीं रीजन से करते हैं. अब लेट्स सपोज कोई बच्चा है, आप उसको बोल रहे हैं कि चलो आज होमवर्क कंप्लीट करेंगे या राइटिंग करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका वो बिहेवियर आता है. तो ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन. अगर बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉय चाहिए, उसने किसी बच्चे के पास कोई टॉय देखा और वो स्नैच कर लिया, ठीक है, या वो बहुत टैंट्रम कर रहा है उसको मांगने के लिए, तो वहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि फंक्शन क्या है. फंक्शन इज एक्सेस फॉर टेंजिबल. उसे कोई चीज़ चाहिए, तो हमें उसको उसका सही तरीका सिखाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसके रोने पर ध्यान दें या बोलें कि ये तुम चुप हो जाओ. तो उसे हमें सही तरीका सिखाना है कि उसको टॉय कैसे मांगना है. अच्छा. अगर इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन तो हमें उसको वहाँ पे कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है. उस टास्क को थोड़ा फेमिलियर करना है, चाइल्ड फ्रेंडली करना है,
थोड़ा इजी करना है कि पहले आपकी प्रायोरिटी बिहेवियर को मैनेज करना होनी चाहिए, ना कि आप लेट्स सपोज आप एक पूरा पेज राइटिंग कराते हैं जी सर। और हर रोज कराते हैं और बच्चा हर रोज रोता है और तब तक आप कराते हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो आपको करना ये चाहिए कि इनिशियली आप उससे एक लाइन लिखवाते हैं, 1 और 2 लाइंस के बाद आप छोड़ देते हैं, गैप दे देते हैं, पॉज दे देते हैं, या कोई रीइंफोर्समेंट या प्रेज करते हैं, या उससे वो चीजें करवाते हैं जो वो इजीली कर पाए। ऐसी चीज जैसे नंबर्स राइटिंग उसके लिए इजी है, तो पहले आप नंबर्स राइटिंग करवाइए। अगर वो बिहेवियर ही रिड्यूस हो गया तो धीरे धीरे उसकी स्किल को डेवलप करिए। कोई सेंसरी डिस्कम्फर्ट है तो वहाँ पर सेंसरी के अप्रोच से आपको सोचना होगा कि बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि उसको जिस चीज़ से डिस्कम्फर्ट हो रहा है या स्टिमुलेशन जिस तरीके से वो सीख कर रहा है उसको वो कैसे मैनेज करे। अगर बच्चा अटेंशन सीख कर रहा है तो वहाँ पर आप ट्राई करिए कि उसको इग्नोर करना है इनिशियली। बेसिकली जब बच्चा अटेंशन सीख करता है तो उसमें हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम इग्नोर करते हैं, बट कुछ बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि मेरे बिहेवियर को इग्नोर किया जा रहा है, तो वो उसे और अटेंशन सीख करने के लिए और ज़्यादा बिहेवियर करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर हमें उसको ऑल्टरनेटिव सिखाना है कि अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आप एप्रोप्रिएट तरीका फॉलो करिए। तो सर इसमें मेरा एक रिलेटेड सवाल ये होगा कि आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि बिहेवियर जब बच्चा कोई एग्जिबिट कर रहा है, आपको टेंट्रम वगैरह शो कर रहा है, तो क्या उस बिहेवियर को करने से पहले हुआ उसके साथ जी, और क्या बिहेवियर खत्म होने के ऐसा क्या आपने किया कि बिहेवियर पे आप कंट्रोल पा सके? तो बिहेवियर से पहले का पार्ट, व्हाट हैपेंड बिफोर बिहेवियर एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द बिहेवियर वाज ओवर, या वो दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी गॉट ओवर, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सी ABM इसको ABC पैटर्न कहते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। सो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहेवियर किस रीजन से रहा है, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, व्हाट हैपेंड बिफोर द बिहेवियर अक्योर्स। सो वो रीजन जिसके बाद बिहेवियर आना शुरू होता है वो ट्रिगर पॉइंट। बिहेवियर इज चाइल्ड रिस्पॉन्स, कि बच्चा जो भी टैंट्रम शो कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है, दैट इज बिहेवियर, दैट इज टारगेट बिहेवियर बेसिकली। एंड कॉन्सिक्वेंस की बिहेवियर अगर आ गया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो पेरेंट्स क्या रिएक्ट करते हैं, उसके बाद होता क्या है उस सिचुएशन में। लेट्स सपोज एक बच्चा है जो एक शॉप पर पेरेंट्स के साथ जाता है, बिल्कुल सर, वहाँ उसको कोई एक पर्टिकुलर चॉकलेट या कोई टॉय नजर आता है, वो उसके लिए टैंट्रम करना स्टार्ट करता है। और पेरेंट्स अगर वो नहीं देते हैं, और ऐसे 2-3 एपिसोड्स होते हैं फ्यूचर में कि हर बार वो जाता है वो टॉय या चॉकलेट के लिए टैंट्रम करता है और पेरेंट्स उसको एक्सेस नहीं देते हैं, वो चॉकलेट नहीं दिलाते हैं, तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो बिहेवियर रिड्यूस होगा। बट हो ये जाता है कि मोस्टली पेरेंट उस सिचुएशन में थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करते हैं और गिव अप कर देते हैं और दिला देते हैं। तो बच्चे ने क्या समझा कि टैंट्रम इज अ स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे टैंट्रम करना है, तो हम दिला दे। तो कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सिक्वेंस में ये फॉलो करते हैं कि आप उसके आगे गिव अप कर देते हैं तो फ्यूचर में वो बिहेवियर रीइंफोर्स होकर के बढ़ जाएगा। नहीं देते हैं तो वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा। तो आपने पहले बताया कॉज क्या है, ट्रिगर, और फिर एक्शन क्या हुआ और उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ जी, दैट इज व्हाट यू डिफाइन ABC। एंड समटाइम्स हमें कॉन्सिक्वेंस की जगह एंटीसीडेंट भी मॉडिफाई करना पड़ता है। अच्छा, कि हमें पता है उस सिचुएशन में जाएंगे तो ये होगा, तो हम उसे पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, बट आपको नहीं लेना, या पहले से कोई एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे के चलेंगे कि शॉप पे तो हम जाएंगे बट उसके बाद हम स्विमिंग पूल जाएंगे, तो शॉप पे कुछ नहीं लेंगे तो हम स्विमिंग पूल जा सकते हैं। राइट सर। सर एक what is the biggest mistake parents generally make while trying to control the behavior of their child? It is a very good question। और मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो यही गलती करते हैं कि वो एक तो ये सिलेक्शन की वो डायरेक्टली इंटरवेंशन पे काम करने लग जाते हैं, वो डायरेक्टली फोकस करने लगते हैं बिहेवियर पर। तो पहला गलती तो ये है कि वो रूट कॉज पे नहीं जाते हैं, उसके रीजन पे नहीं जाते हैं। जो काम करना है वो रूट कॉज पे करना है जी, बिल्कुल, ना कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर पे करना है। बिहेवियर तो आउटकम है किसी फंक्शन का। और सेकंड की पेरेंट गलती ये करते हैं कि वो बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं। वो आज ये अप्रोच लिया, कल ये अप्रोच लिया, परसों तीसरा अप्रोच लिया, हर रोज वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। जो कॉन्सिक्वेंस है वो हर रोज डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं। आज उन्होंने बच्चे की एक जिद के आगे गिव अप कर दिया, कल वो दूसरी जिद कर रहा है सेम चीज के आगे। आज हमारे लिए सिचुएशन कुछ और है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो हमने वो चीज मना कर दी, कल वो चीज दे दी, तो हम इनकंसिस्टेंट है। मम्मा ने
नहीं दिया बट फादर ने दे दिया, ओके, मदर ने मना किया बट फादर ने दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बच्चा ऐसे धीरे धीरे करके अपने सॉफ्ट टारगेट्स, इजी टारगेट्स बनाने लगता है और वो समझ जाता है कि किन सिचुएशंस में मेरी डिमांड फुलफिल हो जाएगी और कौन करेगा, और कौन करेगा। तो प्लेस और पर्सन। सिंपल एग्जांपल एक मोबाइल फोन का, हम खाना खा रहे हैं, हाँ 5 दिन हमने नहीं दिया, मम्मा ने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, हाँ छठे दिन हम लोग बिजी थे, हमने दिया, चलो वह खेलने देते हैं, तब वो ताकि वो खाना खा सके। तो हमने एक उसमें एक चेंज ला दिया, जो बिल्कुल, रेगुलर पैटर्न था उससे हमने डेविएट करके एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर नई दी। चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। तो बच्चे को लगता है कि ट्राई करके देखता हूँ, कल नहीं हुआ था बट आज हो गया, तो शायद कल भी हो जाएगा। ओके, तो पेरेंट थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहते हैं और वो फोकस नहीं करते हैं फंक्शंस पर, उसके रीजन पर, वो एंटीसीडेंट पर, कि जिस रीजन से वो बिहेवियर आ रहा है। ओके सर। ऐसा भी देखा गया है सर, जो सेम बच्चा अपने घर के अंदर ही बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ अलग ढंग से व्यवहार करेगा और कुछ लोगों के साथ कुछ अलग ढंग से करेगा फॉर सेम सिनेरियो, तो ऐसा क्यों होता है? जी, पर्सन टू पर्सन हमारा बिहेवियर जो है वो वेरी करता है और सम टाइम प्लेस टू प्लेस भी बिहेवियर वेरी करता है। हमारा बिहेवियर एक ऑफिस में अलग हो सकता है, घर पे अलग हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग फैमिली मेम्बर्स का रोल अलग अलग है। जैसे दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा बच्चे को पैम्पर करते हैं, लाड प्यार करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा लीनियंट है बच्चे को लेकर के। करेक्ट, वो वही पेरेंटिंग फॉलो कर रहे हैं जिस स्टेज में वो हैं और जो उन्होंने पहले देखा है। करेक्ट, करेक्ट। पेरेंट्स थोड़े से अलग तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि वो थेरेपी सेंटर्स जा रहे हैं और वहाँ की जो थेरेपेटिक अप्रोच है उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मदर ज़्यादा टाइम दे रही हैं तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, फादर कम टाइम दे रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा लीनियंट वो रहूँ, बच्चे की बात भी सुनूँ वरना वो मुझसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो हर फैमिली मेंबर जो है ना वो अपना बिहेवियर अलग अलग रखता है। और एक सिंपल है बात ये है कि मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि अ चाइल्ड्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बिहेवियर। करेक्ट। अगर मैं बच्चे के साथ जैसा बिहेव करूंगा, बच्चा मेरे साथ उसी तरीके का बिहेव कर, अगर मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट है अबाउट हिम, तो बच्चा भी मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा, मेरे इंस्ट्रक्शन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने लगेगा। अगर वो मुझे डोमिनेट करने का कोशिश करता है और मैं हो जाता हूँ, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके बिहेवियर में, आगे चल करके ही विल ट्राई टू डोमिनेट मी। ठीक है, ऐसे ही उसे पता है कि फ़ोन मांग रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो कहाँ पर जा करके मिलेगा, दादा दादी के पास में, या मम्मी नहीं देती हैं बट पापा दे देंगे। तो क्योंकि उन्होंने अलग अलग बिहेवियर बच्चे के साथ रखा है, तो आउटकम में भी बच्चे का जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा वो इसी तरह करेगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में सब लोगों का योगदान होगा? जी, स्कूल का भी होगा, आपके थेरेपी सेंटर का भी होगा, थेरेपिस्ट का भी होगा, पेरेंट्स का भी होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का भी होगा। बिल्कुल। तो सब में एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। कि अगर बच्चे को बिहेवियरल इश्यूज हैं तो सब लोग इन अ गिवन सिचुएशन बिहेव द सेम। क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यही चीज़ें हमने स्कूल से भी कोऑर्डिनेट करनी है कि हाँ हमारे बच्चे को ये ऐसे टेंट्रम शो करता है, ऐसे बिहेवियर पैटर्न शो करता है, सो इन सच सिचुएशंस यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे which is prescribed by your therapist? Yeah. So is that the instruction you give to your parents? Definitely. See, in our child development center we always try to connect with the parents. हम हर 15 days में एक कोशिश करते हैं कि एक रिपोर्ट दें पेरेंट्स को, एक पेरेंट टास्क शीट दें और हम उन्हें समझाएं। हर वीक में एक दिन हम पेरेंट्स को अंदर थेरेपी सेशंस में बुलाएं और उन्हें वो प्रैक्टिकल सेशन लेकर के दिखाएं कि किस तरीके से, हाँ, और उन्हें भी इन्वॉल्व करें ताकि घर पे जब वो फॉलो करते हैं थेरेपीज तो किस तरीके से करनी। ये तो रही डायरेक्टली इंटरवेंशन की बात, बट हम वो पॉइंटर्स भी शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ कि जो उन्हें घर पे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो गिव अप ना करें। नॉर्मली होता है क्या है कि पेरेंट्स कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे को और बच्चा फॉलो नहीं करता और वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो मदर किचन में बिजी है या फादर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो उन्हें लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी छोड़ देता हूँ। तो बच्चे ने क्या सीखा कि मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स। तो वो ये चीज़ सीखता है। या कुछ पेरेंट्स गलती करते हैं कि वो रिपीट करते हैं बार बार, एक बार बोला बच्चे ने नहीं किया तो दोबारा ट्राई किया 3 बार 4 बार, तो अपने इंस्ट्रक्शन का वैल्यू लूज कर रहे हैं। तो हम उन्हें बोलते हैं कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उन्हें फॉलो करवाइए, प्रॉम्प्ट करिए जाकर के बच्चे को, और उसी टोन में और सिंगल टाइम में अगर आप रिस्पॉन्स चाहते हैं तो सिंगल इंस्ट्रक्शन के बाद जाकर के बच्चे को प्रॉम्प्ट कीजिए। ओके, रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड। या रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड। ओके सर,
Can every challenging behavior be prevented before it happens? If yes, how? Yes, we can definitely prevent all the behavior if it is necessary. Okay. Like कुछ behavior बहुत normal और common है. हम हर वक्त कुछ obvious responses होते हैं. हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम of course कुछ ऐसा response ज़रूर देंगे जो एक ह्यूमन बीइंग को देना चाहिए. Okay. बट अगर वो इनअप्रोप्रिएट और अननेसेसरी बिहेवियर है तो डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट दैट बाय एनालाइजिंग द एंटीसीडेंट. Okay. वो रीज़न जिसकी वजह से वो बिहेवियर आता है Okay. हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. Okay. प्री स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं कि बच्चे को एक शेड्यूल बता सकते हैं. हम पहले से ये समझा सकते हैं कि ऐसा होने वाला है. प्री इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बच्चे को. Okay. और टास्क को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं. हमें पता है कि इस सिचुएशन में वो ऐसा ही रिएक्ट करने वाला है तो हम उस टास्क की लिमिटेशंस थोड़ी सी कम कर सकते हैं. Okay. इजी बना सकते हैं. तो उसमें कुछ जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उस सिचुएशन के हिसाब से हम वो करके डेफिनेटली उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. पहले से रोक सकते हैं. उसमें आपने ऐड किया था कि रिप्लेसमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे किसी जी उसका एक रिप्लेसमेंट दे सकते हैं कि आप किसकी वजह ये कर सकते हैं. या उसके बाद एक मोटिवेशनल कोई एक टारगेट ऐड कर सकते हैं कि अगर ये अच्छे से हो गया रिवॉर्ड काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट काइंड ऑफ कि अगर ये अच्छे से हो जाता है आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये करेंगे अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी है तो. ठीक है सर. अब आते हैं सर ABA पे बिकॉज वी नॉर्मली हियर दिस टर्म वेरी कॉमनली ABA. सो व्हाट एग्जैक्टली इज ABA और ऐसे केसेस में बिहेवियरल चैलेंजेस के केसेस में ABA कैसे मदद करता है? See, ABA is applied behavior analysis. ABA is more than a therapy. It is more therapeutic approach to change a human being's behavior or anyone's behavior. In fact, on living one's behavior. So हम इसमें क्या करते हैं कि हम assume नहीं करते. हम यहाँ पर consistently scientific approach follow करते हैं. हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा लेते हैं, उस बिहेवियर के पीछे के फंक्शन को पिक करने की कोशिश करते हैं. बिहेवियर की टोपोग्राफी क्या है, बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उसको मेजर करते हैं बिफोर चेंजिंग दैट. उसके अपने टूल्स हैं, उस पर हम बात करेंगे आगे. जी सर. बट उन टूल्स का यूज़ करके हम उस बिहेवियर को पहले एक स्ट्रक्चर वे में अच्छे से समझ लेते हैं. फिर उसमें जो ABA की स्ट्रेटजीज़ हैं उन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. और कंसिस्टेंटली वो प्रोसेस जो है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे वो बिहेवियर मॉडिफाई होना शुरू करता है. और उसके थ्रू हम जो है एक एग्जैक्ट जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं. बट सर यहाँ पे आपने एक बात की फ्रेमवर्क की. हम आप एक फ्रेमवर्क में सारे पैरामीटर्स को डालने की कोशिश करते हो बट हर बच्चे की रिक्वायरमेंट तो अलग हो सकती है. जी. सेम सिचुएशन में एक बच्चा डिफरेंट ढंग से बिहेव कर सकता है, दूसरा बच्चा डिफरेंट ढंग से कर सकता है. तो आपको कुछ कस्टमाइजेशन भी करना पड़ता होगा अपने अप्रोच में. बिल्कुल. इसीलिए हर बच्चे का प्लान अलग होना चाहिए. कभी भी डायग्नोसिस सेम भी हो तो भी जरूरी नहीं है कि इंटरवेंशन सेम हो. उसकी वीकनेस, उसका स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स बिहेवियर, उसके बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी अलग हो सकती है, उसका ड्यूरेशन अलग हो सकता है, उसका इंटररेट रिस्पॉन्स अलग हो सकता है कि कितनी देर के बाद वो ऐसा बिहेव कर रहा है. है ना. तो ऐसे बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान को मॉडिफाई उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं. उसको एनालाइज करना जरूरी है और एक दिन में एनालिसिस नहीं होता. करेक्ट. जिस हिसाब से बता रहे हैं इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. उसको अगर आप ठीक से एनालाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सही प्रोग्राम उसके लिए डिज़ाइन कर पाएंगे. ठीक है सर. कौन से ऐसे डेवलपमेंटल एरिया होते हैं जिसको ABA कैन ब्रिंग इम्प्रूवमेंट? फॉर एग्जाम्पल social skills, communication, daily self-help activities like dressing, eating और toileting. या फिर हम common behavior की बात करें, tantrums, aggression, self injury. तो ऐसे सारे developmental areas हैं जिसमें ABA help कर सकता है या there are more that you would like to cover? जी, जितने भी पॉइंट्स आपने बोले हैं ABA इन सारे एरियाज पे काम करता है और इन एरियाज को चेंज करता है. लाइक सोशलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर किड क्योंकि वो सोसाइटी से ही चीज़ें सीखता है. सराउंडिंग में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उन्हीं के बिहेवियर को कॉपी करता है. उन्हीं साथ कोएग्जिस्ट भी करना है उसको. हाँ. कम्युनिकेशन नॉर्मली जो हैम्पर्ड एरिया है वो जैसे स्पीच थेरेपी है वो ओरल इश्यूज़ को रिकवर कर देती है, स्पीच डेवलप कर देती है, बोलना भी सिखा देती है. बट ABA आगे चल करके उसको ये आगे ट्रेंड करता है, स्किल डेवलप करता है कि
कहाँ जाकर किस सिचुएशन में किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, ओके उसको जनरलाइज करना, ओके उसके बिहेवियर इश्यूज पे काम करना, साथ साथ उसके स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे कोऑपरेटिव स्किल्स हो गए, वेटिंग, टर्न टेकिंग, आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, विजुअल स्किल्स हो गए कि पुटिंग, सॉर्टिंग, मैचिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप करता है। इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ओके इमिटेशन डेवलप करता है ये भी एक, ताकि बच्चे कॉपी करना सीखे, क्योंकि उसे सोसाइटी में जो भी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एडल्ट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं सिचुएशंस में, वो सब कुछ कॉपी करना है। Correct. इनिशियल स्टेज में एडल्ट्स भी हर नई स्किल कॉपी करके सीखते हैं Correct. और बच्चे तो सब कुछ कॉपी करके सीखते Exactly. हैं। साथ साथ रिसेप्टिव स्किल्स हो गए कि हम बोल रहे हैं, उसको ऑडिटरी वो सुन तो रहा है बट इनिशियली वो प्रोसेस नहीं कर रहा है। Correct. धीरे धीरे वो स्किल डेवलप होते हैं कि इसका कोई मीनिंग है, ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसका कुछ मीनिंग है, वो उसको प्रोसेस करता है और फॉलो करना शुरू करता है। आगे चल करके रिक्वेस्टिंग हो गया, टेक्ट हो गया, टेक्ट मीनिंग की लेबल करना, इंट्रावर्बल चीज़ें हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कम्युनिकेशन डेवलप करना, किस चीज़ को अप्रोप्रिएट तरीके से मांगना है बिहेवियर को रिप्लेस करके, तो मेंडिंग हम बोलते हैं बेसिकली, रिक्वेस्ट करना सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे जो है ABA काम करता है। इसके साथ साथ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ADLs, कैसे उसको टॉयलेट ट्रेन किया जाए, कैसे उसे घर में इंडिपेंडेंट बनाया जाए। फोकस जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट बनाना है बच्चे को। करेक्ट, ठीक है, दैट्स द एंड गोल। हाँ, पीयर इंटरेक्शन डेवलप करना कि बच्चों के बीच में जाता तो है, खुश तो होता है बट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, करेक्ट, उनसे उनके गेम के रूल्स नहीं समझ पाता। तो वो सारे स्किल्स पर ABA काम कमांड करता है। फॉलोइंग एकदम और साथ साथ जो बिहेवियर को रिड्यूस करना है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिड्यूस करना और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंक्रीज करना, वो तो गोल है ही। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो जो स्किल्स बच्चे में डेवलप नहीं हुई हैं अब तक, उनको डेवलप करना, और जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो अभी तक बच्चे ने मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया है, उसको रिड्यूस करना, कम करना। Okay sir, very insightful sir. Okay viewers, that was about section 1 where we understood what is behavior and how does ABA help there. Second थोड़ा हम टेक्निकल जाएंगे। We'll try to understand कि इसमें कौन कौन से ढंग की थेरेपी होती है, what are the intervention activities that works on on such children, and how do we perform the assessment on a child. So section 2 में सर पहला सवाल ये होगा कि आपने बीच में मेज़रमेंट की बात की कि हमें घर पे रह के पेरेंट्स को ये चीज़ें मेज़र करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए कि किस किस सिचुएशन में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, एंड देन यू नो वी शुड अप्रोच एनी थेरेपिस्ट और अ पेडियाट्रिशियन इन दैट केस। तो सर आप पेरेंट्स को ये कैसे बताएंगे कि आपको क्या मेज़र करना है और कैसे करना है, सो डैट यू नो उनके लिए कोई ओवरवेलमिंग चीज़ भी ना बन जाए वो, कि बच्चे को भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है और पेरेंट्स को भी वो एक ढंग से टास्क ना लगे। तो सिंप्लीफाइड वे में वो कैसे चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? जी, पहले तो ये कि बच्चे का जो भी बिहेवियर है पेरेंट्स को मेजर करना आना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट सिर्फ आउटकम पर रह जाते हैं। आउटकम इज बिहेवियर, जो भी बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है और वो उसको लेकर के एक तरह से सफ़र करते रहते हैं। करेक्ट। ABA सिखाता है कि हर बिहेवियर को चेंज करने से पहले उसको मेजर किया जाए, उसकी टोपोग्राफी को समझा जाए, उसके रेट ऑफ बिहेवियर को समझा जाए। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि बच्चे को लगातार ऑब्जर्व करिए, मॉनिटर करिए और देखिए कि कब वो कहाँ किस सिचुएशन में ये बिहेवियर शो करता है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई बिहेवियर का एंटीसीडेंट क्या है। साथ साथ जैसे बिहेवियर, मान लीजिए किसी बच्चे का एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, लाइक वो हैंड फ्लैप करता है या वो थोड़ी थोड़ी देर में एक हमिंग साउंड निकालता है, तो आप ये देखिए कि 1 आवर में वो कितनी देर करता है, फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन क्या है, जब वो एक बार स्टार्ट करता है तो कितनी देर तक वो करता रहता है, उसका रेट क्या है कि 1 मिनट में कितनी बार या 1 घंटे में कितनी बार या 1 दिन में कितनी बार, उसके साथ साथ उसका इंटर रेट रिस्पॉन्स क्या है, बाकी वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हाई है, जब करता है तो कितना लाउड होता है, कितना ज़ोर से वो इस बिहेवियर को में फोकस करता है, शाउटिंग है तो कितनी लाउड है, हैंड फ्लैपिंग है तो वो कितनी ज़ोर से फ्लैप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको मेजर करना होता है। अगर लेट्स सपोज अगर आप मेजरमेंट नहीं करते हैं तो आगे चल करके आप प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। करेक्ट। अब जैसे कोई हमें पेरेंट से ही पता चलेगा ऑब्वियसली कि एक दिन में एक बच्चा जो है कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर 15 टाइम्स करता था और हमने देखा कि आफ्टर 15 डेज ऑफ थेरेपी
वो अब करने लगा है 5 टाइम अ डे ओके, या सो 10 बेंचमार्क से आप कंपैरिजन करते हो। हाँ, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं कि ये बिहेवियर ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। हम्म, लेकिन अगर हम इसको मेजर ही ना करें तो हमें पता नहीं तो हम चलेगा। ये एंड रिजल्ट को हम ये देखेंगे कि तब भी करता था और आज भी करता है, करेक्ट, तब भी मल्टीपल टाइम करता था आज भी, करेक्ट, बट मल्टीपल टाइम में उसकी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी वेरी ट्रू कम हो सर। रही है और ड्यूरेशन भी कम हो सकती है कि एक बार शुरू करता था तो 10 सेकंड तक करता था, अब सिर्फ 5 ही सेकंड तक कर रहा है। करेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर। इंटेंसिटी कम हो सकती है कि करता है बट कंट्रोल करके करता है। ट्रू तो सर। हर वे में आपके लिए मेजरमेंट ज़रूरी है। ठीक है सर। कोई पर्टिकुलर एज है सर जहाँ तक पेरेंट को लगना चाहिए कि हाँ, अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया और ये चीज़ें अभी भी रिपीट हो रही हैं तो मुझे कंसल्ट करना चाहिए? कोई ऐसे एज डिफाइंड चीज़ें भी होती है, लिमिट होती है या थ्रेशोल्ड कुछ होता है? जी, बहुत ज़रूरी है। ओके। बच्चा अगर 12 मंथ्स का है और जनरल जो है फेशियल एक्सप्रेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ओके। आई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्ले करता है, तो इनिशियली आप ट्राई करेंगे कि मे बी उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन कम किया गया, लेकिन अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो भी यूजुअली हो जाना चाहिए इस एज में, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इनिशियली ये आपको देखना है कि क्या हमने इंटरेक्शन कम किया है, क्या हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस ही कम कराई, एक्सपोजर ही कम दिया है। बट अगर आप एक्सपोजर दे रहे हैं, 14 मंथ्स तक आप वेट कर सकते हैं, 15 तक जा सकते हैं, बट अगर तब भी आपको लगता है तो आपको किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही 18 मंथ का हो जाने पे आप ये देखिए कि वो सोशली इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है, बच्चों के बीच में जाना चाह रहा है या नहीं, और उसकी स्पीच डेवलप हो रही है हल्की फुल्की या नहीं, आपके पीछे वर्ड्स रिपीट कर रहा है या नहीं, या कुछ कुछ साउंड्स कर रहा है या नहीं। अगर वो 24 मंथ्स का हो जाता है तो उसका सोशल कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाना चाहिए, उसका नीड बेस्ड कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही आ जाना चाहिए उससे। अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट एटलीस्ट कंसल्ट कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। to rule out बट any आपको ये भी possible- देखना है कि साथ में कोई सेंसरी इश्यूज ना हो, बट वो आपकी बात समझ अच्छे से रहा है। अगर माइनर भी इश्यूज हैं तो भी एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल और सर। अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है तो फिर तो डेफिनेटली उनको आगे सोचना चाहिए थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के बारे में। श्योर सर। व्हाई इज अ प्रॉपर असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपके पास कोई पेरेंट अगर अप्रोच करते हैं, सबसे पहले आपने असेसमेंट का जिक्र किया, स्क्रीनिंग कह लो, असेसमेंट कह लो आप, तो व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड कैन द असेसमेंट ऑल्सो गो रॉन्ग and obviously it will have a very negative impact on the improvement that child we are expecting on. डेफिनेटली असेसमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर असेसमेंट करेक्ट नहीं है तो इंटरवेंशन भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट। अगर आपने सही से असेसमेंट नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा। यूजुअली हम देखते हैं, अगर हम डायग्नोसिस और असेसमेंट को भी अलग अलग कर लें तो भी डायग्नोसिस हमें बच्चे को लेबल करके देता है, करेक्ट, कि ये ऑटिस्टिक कैटेगरी में आ रहा है। और बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगर अर्ली एज में हमने असेसमेंट या डायग्नोसिस किया है तो शायद वहाँ पर हमने कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि आगे चल करके किसी बच्चे को अर्ली एज में अगर ऑटिज्म डायग्नोस किया गया हो किसी वेल नोन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी, तो बाद में हमने देखा कि जब वो 6-7 ईयर्स का होता है तो उसके ट्रेड्स ADHD ज़्यादा होते हैं, ऑटिज्म के ट्रेड्स नहीं रह जाते हैं। तो अर्ली एज में क्योंकि सिम्टम्स बहुत ओवरलैप करते हैं, मिले जुले सिम्टम्स होते हैं बच्चों के, चाहे वो डेवलपमेंट डिले का केस भी हो, तो भी हम देखते हैं कि कई बार मिस डायग्नोस होने के चांसेस हो जाते हैं। बट इसमें एक्सपर्ट्स की गलती उतनी नहीं होती, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसी को ऑब्जर्व करते हैं और सिम्टम बेस्ड ये जो चेकलिस्ट है वो फिल करते हैं, तो उसमें कई बार मिस डायग्नोस होने के चांस होते हैं। बट आगे चल करके हम देखते हैं कि डायग्नोसिस कुछ और है। तो डायग्नोसिस भले ही कुछ भी हो, बट जो हमारा थेराप्यूटिक असेसमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए। वहाँ पे हमें बच्चे की सारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को किस एरिया में हमें पहले सपोर्ट करना है, प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है। अगर डायग्नोस करेक्ट नहीं होगा तो इंटरवेंशन कभी सही नहीं हो सकता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू सर। सो सर, आपने जैसा बताया कि बिहेवियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के डेवलपमेंट में, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा पेरेंट के लिए भी कि ये फाइंड आउट करना कि मेरे लिए कौन सा थेरेपी सेंटर या थेरेपिस्ट इज़ बेटर। तो व्हाट आर सर्टेन गाइडलाइंस यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू पेरेंट्स, जहाँ पे जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकें कि येस आई हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थेरेपिस्ट अप्रोच या शुड आई गो टू समवन एल्स? वो पैरामीटर्स क्या हों, किस बेसिस पे डिसाइड करें?
वेरी नाइस। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है पेरेंट के बिहाफ पे, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है थेरेपी के बारे में, उन्हें नॉलेज कम है, तो वो थेरेपी सेंटर्स का रुख करते हैं। करेक्ट। और वहाँ जाकर के कुछ बेसिक चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए कि थेरेपिस्ट असेसमेंट कितना सीरियस होके कर रहा है, कितना डीप वो असेस कर रहा है बच्चे को। उसके साथ साथ जब वो प्रोग्राम बनाता है तो वो प्रोग्राम कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट प्रोग्रामिंग वो कर रहा है। उसके अलावा वो आपसे कितने कितने डिस्टेंस के बाद कम्युनिकेट करता है। क्या आपके और थेरेपिस्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो रेगुलर है? क्या वो जो टास्क खुद के लिए प्लान कर रहा है उसी के बिहाफ पे क्या आपको भी होम इंटरवेंशन प्लान दे रहा है? ट्रांसपेरेंसी कितनी है? कुछ थेरेपी सेंटर्स में ऐसा देखा गया है, कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। बाहर वेटिंग एरिया में कोई स्क्रीन नहीं है। अगर स्क्रीन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कुछ विंडो या ग्लासेस ऐसे होने चाहिए जिससे पेरेंट्स को डाउट हो तो वो एटलीस्ट अंदर देख सकें। या उन्हें अगर थेरेपेटिक इंटरवेंशन घर पे फॉलो करना है तो उसके गाइडेंस के लिए वो थोड़ा बहुत अगर सेशन देखना चाहें तो वो देख सकें, ताकि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर हो प्लान को लेके। स्किल्ड थेरेपिस्ट इज़ ओके, बट एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट थेरेपिस्ट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो देखने चाहिए। साथ साथ क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है। बट आजकल क्या है कि क्वालिफिकेशन से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गया है कि क्वालिफिकेशन तो है बट ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हो रही नॉर्मली। और क्वालिफिकेशन तो मस्ट है, उसके बिना तो सोचना ही नहीं है कि पहले तो ये है कि थेरेपिस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए जिस भी थेरेपी में आप जाना चाह रहे हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा सर कि बिहेवियर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी स्ट्रीम्स में भी है, जैसे स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या स्पीच रिलेटेड आप थेरेपी करा रहे हो, तो ये चारों चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे एस्टैब्लिश की जा सकती है ताकि ये एक दूसरे का इनपुट दूसरे में भी जा सके, उसका आउटकम इसके एज ए इनपुट आ सके? तो कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डज ऑल दिस थिंग्स वर्क टुगेदर? सी इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर मल्टीपल थेरेपीज़ ले रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे वीक में वंस इन अ वीक हम मीटिंग्स रखते हैं, जो थेरेपिस्ट है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। करेक्ट। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो होम प्रोग्राम वो दे रहे हैं पेरेंट्स को, वो हर थेरेपिस्ट के थ्रू होके जाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट का एक अलग होम इंटरवेंशन प्लान होना चाहिए जो रिव्यू किया गया हो सारे थेरेपिस्ट के थ्रू। हर थेरेपी का अपना एक रोल है। जैसे स्पीच थेरेपी जो है वो काम करती है स्पीच डेवलपमेंट पे, ओरल डिसऑर्डर्स पे, स्पीच डिसऑर्डर्स पे, साउंड प्रोडक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके आगे जब ABA पे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हम सोशल जो स्पीच से उसने लैंग्वेज सीखा है उसको वो कम्युनिकेशन में कैसे डेवलप कर सके, उसका यूज़ कैसे करें, या जो स्पेशल एजुकेशन में उसकी जो स्ट्रेंथ हम डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वो एकेडमिक पार्ट को फोकस कर रहे हैं, उसको हम नॉर्मल लाइफ में उसको कैसे जनरलाइज करें। ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंसरी इश्यूज पे फोकस कर रहा है या डेली जो ऐसी चीज़ें हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस कर रहा है। तो ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करके जब ABA थेरेपिस्ट के पास वो बच्चा आता है तो उसे वो लाइफ के लिए आगे लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के लिए रेडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो तैयार कर रहे हैं थ्रू तैयार कर रहे हैं। तो जो भी सारी थेरेपीज से हमको एक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट मिल रहा है उसको हम बच्चे की लाइफ को नॉर्मल करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। गुड सर। आपने सर रिप्लेसमेंट स्किल की बात की थी, तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है कि शुड पेरेंट्स फोकस ऑन reducing the behavior problems or should they start working on the replacement skills first? Parents should start, and which is more important, and this important is replacing the behavior, okay, not reducing the behavior. Okay. See, अगर इसे एग्जांपल से समझें हम कि हमने घर में एक फायर अलार्म सिस्टम लगाया है और जैसे ही वो स्मोक को डिटेक्ट करता है तो वो जो है एक तरह से बजने लगता है, सिग्नल देता है। तो हम क्या करें कि हम वो इसी तरीके से जो बच्चे का बिहेवियर है वो सिग्नल दे रहा है हमें। तो अगर हम उसकी बैटरी निकाल दें या उसका कनेक्शन काट देते हैं, कनेक्शन को कट कर दें तो अलार्म बजना बंद हो जाएगा। बट घर में अगर फायर लगी है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसे ही बच्चे का जो बिहेवियर है वो फायर की तरह काम कर रहा है, रीजन जो है। तो पेरेंट्स को उस रीजन को रिप्लेस करना है कि फायर है तो फायर को प्रिवेंट करें, ना कि उस सायरन को प्रिवेंट करें। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको रिप्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे देखिए, टैंट्रम इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको ये टास्क डिफिकल्ट लग रहा है, तो प्रॉम्प्ट कीजिए। डिस्कम्फर्ट है तो क्या उसका रीज़न है डिस्कम्फर्ट होने का, उस पर काम करिए। सेंसरी इश्यूज पर काम करिए, या बच्चा किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है तो उस चीज़ को मांगने का सही तरीका सिखाइए, जो हमने इनिशियली बात की थी। तो उन चीज़ों पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, रिप्लेसमेंट पे काम करना ज़रूरी है। बिहेवियर को रिड्यूस करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। एक और है कि समटाइम्स यू ऑब्जर्व कि जब आप किसी चीज़ को आप थेरेपी पे जब काम करते हो तो इनिशियली ऐसा होता है कि वो बिहेवियर पैटर्न में ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बच्चा बिहेवियर थ्रो करता है वो और प्रॉम्प्ट और सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो क्या ऐसा देखा गया, ऐसा होता है, या फिर ऐसे केसेस में पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बच्चा एक कंफर्ट जोन में है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक बच्चा है जिसको डेली बेसिस पर वो कहीं से गुजरता है और उसे कोई शॉप दिखती है और वो चिप्स या किसी चॉकलेट की डिमांड करता है। एक दिन आप उसको वो चीज़ नहीं दिलाते, रोज दिला देते हैं, बट एक दिन हम मना करते हैं। जिस दिन हम मना करेंगे उसी दिन वो बिहेवियर ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही थेरेपीज के साथ होता है। एक बच्चे को अपनी मर्जी से सिचुएशन को कंट्रोल करने की आदत है। वो सारी चीज़ें अपने जो है डोमिनेटिंग वे में खुद से डिमांड करता है और वो फुलफिल की जा रही थी आज तक। अब सडन उसको एक थेरेपी रूम में बिठाया जाता है और बोला जाता है कि फोकस करना है, क्योंकि फोकस एंड अटेंशन पुअर है तो वो करना नहीं चाहेगा, वो टैंट्रम करेगा। तो इनिशियल स्टेज में हमेशा जब आप बच्चे को स्ट्रक्चर करना चाहें या उसको डायरेक्शन देना चाहें तो वो आपको जो है रिवर्ट बैक करेगा थ्रू द टैंट्रम। तो ये बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि जब भी इंटरवेंशन स्टार्ट होता है तो बच्चे के इनिशियल स्टेज में टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं। और सर जनरली इम्प्रूवमेंट आने में कितना टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों में? मतलब पेरेंट्स को क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हाँ इतने समय तक अगर ये काम नहीं कर रहा है तो शुड आई लुक फॉर ऑल्टरनेट, या फिर यू रिकमेंड कि इतना टाइम तो आपको देना ही चाहिए किसी भी थेरेपिस्ट को या बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट आने में? जी, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर, राइट? तो टाइम लग सकता है, तो हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट टू योर पेरेंट्स? इनिशियल स्टेज में हमें जो फोकस करना है ना वो रियलिस्टिक गोल पे करना है। हम एंड गोल पे नहीं जाएंगे। हमारा एंड गोल है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, कम्युनिकेट करने लगे, वेल सोशलाइज्ड हो और टैंट्रम्स ना करे, एकेडमिक वाइज लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, बट ये एंड गोल्स हैं। इनिशियल स्टेज में हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा सेटल हो रहा है कि नहीं, बच्चे के जो बिहेवियर हैं, जो रेजिस्टेंस है इन थेरेपी सेशन, वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। जैसे एक फर्स्ट डे बच्चा 30 मिनट्स तक क्राइंग करता है, तो आफ्टर अ वीक अगर वो 20 मिनट्स तक कर रहा है, 15 मिनट्स तक कर रहा है, तो ये इम्प्रूव कर रहा है। और इनिशियल स्टेज में हमको कोऑपरेटिव स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक धीरे धीरे वो अपने नेम को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, उसका सिटिंग स्पैन बढ़ रहा है कि नहीं, उसका अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी कोऑपरेटिव स्किल्स डेवलप हो रही हैं कि नहीं, वो उसकी जो जिद है वो धीरे धीरे कम हो रही है या नहीं। इन चीज़ों पे इनिशियल स्टेज में ज़्यादा फोकस करना। These are your initial milestones we should focus on. इनिशियल माइलस्टोन्स। तो इनिशियली पेरेंट्स ये ना देखें कि हमने तो स्पीच थेरेपी में इन्वॉल्व किया है तो ये बोल नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में वो पूरा बोलने लगेगा, बट अगर उसके ओरल स्किल्स जो हैं वो पुअर हैं या वेजिटेटिव स्किल्स पुअर हैं, बच्चा ब्लो नहीं कर सकता था, च्यू नहीं कर सकता था, या उसके सकिंग स्किल्स पुअर थे, टंग लेटरलाइजेशन पुअर था, तो अगर वो डेवलप हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो माइलस्टोन अचीव। तो वो सब रियलिस्टिक गोल्स पे ज्यादा जाएंगे इंस्टेड ऑफ कि वो ये 6 महीने बाद या 3 महीने बाद पेरेंट्स बोले आज भी बात नहीं करता। बात तो नहीं करता, बट आप बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस करता है ना, और साउंड्स को इमिटेट करता है, कॉपी करता है, उसके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि फ्रीक्वेंट चैनल एस्टैब्लिश करना विद पेरेंट्स, उनको फीडबैक देना, वो इम्पोर्टेंट है ताकि वो भी डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सके डे बाय डे। जो आप देख रहे हो वो पेरेंट्स भी देख सके। विद इन 15 डे और अ मंथ हमें डेफिनेटली पेरेंट्स से वन-टू-वन इंटरेक्ट करना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो एवरी वीक। ग्रेट सर। Okay, so thank you sir. With that we move to our last section, which is practical questions which sir himself have observed over so many years. So उन common questions को हम present करेंगे सर को, and sir will answer those questions for our viewers. तो सर पेरेंट्स का आप कितना योगदान देखते हैं बिहेवियर थेरेपी में? क्योंकि आपके थेरेपी सेशंस 45 मिनट्स 1 आवर के होंगे, तो पेरेंट का घर आकर के उन चीज़ को रेप्लिकेट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उनका कंट्रीब्यूशन आप कहाँ देखते हैं? हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट? पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन
इज मोर देन थेरेप्यूटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। थेरेपीज आपको डायरेक्शन देती है, गाइडेंस देती है, इनिशियल स्टेज में हेल्प करती है, बट थेरेपी जो है ना एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक प्लेस है। हर बच्चे को थेरेपी सेंटर नहीं जाना होता स्किल डेवलप करने के लिए, बट जिन बच्चों को जाना पड़ रहा है न्यूरो डाइवर्जन के साथ, उनको थेरेपी इनिशियल स्टेज में हेल्प कर रही है, बट वो स्किल्स अगर घर में आके जनरलाइज ना हो तो ये एक थेरेपी का कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर हम जो भी थेरेपी सेंटर में बच्चा लर्न कर रहा है और पेरेंट्स उसको आकर के घर पे जनरलाइज नहीं कराते हैं तो थेरेपी का कोई खास बेनिफिट होगा नहीं। मेरे पास बहुत सारी ये कंप्लेंट होती है कि सर ये यहाँ पे तो बिल्कुल वेल बिहेव्ड बच्चा है, घर पे आके कुछ नहीं करता, यहाँ पे तो ये राइटिंग भी कर रहा है, ये बोल भी रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस भी ले रहा है, हमारी बात नहीं सुनता। उसका रीज़न ये है कि पेरेंट एक तो घर पे जो है सेम चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं और बिहेवियर इनकंसिस्टेंट है। थेरेपी बच्चा 1 या 2 घंटे लेगा, मैक्सिमम 3 घंटे थेरेपी लेगा, लेकिन घर पे वो 20 से 22 घंटे वो मिनिमम है पेरेंट्स के साथ। 8 घंटे अगर हम उसके स्लीपिंग आवर्स के भी निकाल दें तो भी वो अच्छा खासा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहा है। तो पेरेंट्स जो कर सकते हैं वो तो थेरेपीज भी नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स का रोल जो है वो कहीं ना कहीं थेरेपीज से भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली आपको रियल वर्ल्ड तो वही है आपकी फैमिली के साथ, आप तो एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो उसको ट्रेन करने के लिए जी, बट आपको रियल में लाने के लिए आपको भी उतनी मेहनत हो या उससे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी जो आपके थेरेपिस्ट आपके साथ करा रहे हैं। सपोज बच्चे ने वहाँ पे शेयरिंग स्किल्स सीखे थेरेपी सेंटर में और घर पे वो शेयर नहीं करता है आकर के कोई चीज़, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो पेरेंट्स को हर स्किल को आकर के घर पे जनरलाइज कराना ज़रूरी है। कुछ प्रैक्टिकल बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो आप पेरेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे जो घर पे वो चालू कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो गाइडेंस वहाँ से लें कि क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म गोल ना बनाएं, वो स्पेसिफिक 1 बाय 1 स्टेप्स लें। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मैंने इनिशियली भी डिस्कस किया कि जब भी वो इंस्ट्रक्शन दे तो वो कंसिस्टेंट रहें, हर बार फॉलो कराएं, अपने इंस्ट्रक्शन का वैल्यू कभी लूज ना होने दें। कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो हमेशा आई लेवल से करें। बहुत ओवर जो है नेमिंग ना करें बच्चे की। ओवर नेमिंग को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा उन्हें। लाइक बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे डांटने के लिए भी उसका नाम लेते हैं। सपोज बच्चे का नाम आरव है, वो वाटर स्पिल कर रहा है तो हम कहते हैं अथर्व। सो हम एक्सप्लेन नहीं करते यू शुड नॉट स्पिल द वाटर एंड दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, जोर से उसका नाम लेते हैं और वो रुक जाता है और वो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो उसको क्या, या वो कहीं बाहर जा रहा है, हम उसका नाम ले रहे हैं जोर से, तो हम वो समझ रहा है कि जब जोर से नाम लिया जाता है तो डांटा जा रहा है, या ये जो नेम है ये नेगेटिवली एसोसिएट हो जाता है कि बार बार ये चीज़ बोली जा रही है, तो वो नेम पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और वो फेस टर्न करना स्टार्ट कर देता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप नेम जब भी लें तो पॉजिटिव वे में लें। अगर आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्स टू नेम डेवलप हो घर पे तो पॉजिटिव वे में हमेशा नाम लें। सपोर्ट दैट विद करेक्टिव एक्शन कि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा तो ये बताइए कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए। नो, स्टॉप, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो और बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि क्या उसे करना चाहिए। बिहेवियर्स को रीइंफोर्स ना करें, बिहेवियर्स के आगे गिव अप ना करें। जैसे पेरेंट्स जो गलती करते हैं कि यार ये सिचुएशन, जैसे मॉल में अगर बच्चा टैंट्रम कर दे तो पेरेंट्स बहुत एम्बैरस होने लग जाते हैं। उन्हें एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बच्चा प्रायोरिटी होना चाहिए, उनका जो है सोसाइटी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। एनी प्लेस आपको सब जगह सेम बिहेवियर पैटर्न मैनेज करने का आपको तरीका आना चाहिए एंड डू द सेम, क्योंकि बच्चे भी ये मैनिपुलेशन सीख जाते हैं कि वहाँ बाहर करूंगा तो मम्मा गिव अप कर देती है, घर में नहीं करती क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट है। ट्रू सर। इज इट ओके टू इग्नोर सर्टेन बिहेवियर सर? और पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर मैं इग्नोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट इसको नहीं करने देना है मुझे? जी, यस, वी शुड इग्नोर सम बिहेवियर्स। लाइक अगर बच्चा अटेंशन सीख कर रहा है और उसका जो तरीका है वो इनएप्रोप्रिएट है तो हमें डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए जब तक वो इग्नोरेबल है। ऐसा नहीं कि वो क्या ग्लास उठा करके गिरा दे, नुकसान कर दे, सेल्फ इंजरी कर दे, या किसी को हिट कर दे, या शाउट कर रहा है, या किसी डेंजर सिचुएशन में जा रहा है, तो वहाँ पर हमें उसे स्टॉप करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो अटेंशन सीक कर रहा है बाय सेइंग समथिंग, बाय सेल्फ टॉक और सेइंग इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो वहाँ पे इग्नोर करना ज़रूरी है जहाँ तक किया जाना चाहिए। ट्रू सर। बच्चों के जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ भी बच्चों का कभी अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, या जो केयर गिवर्स हो सकते हैं घर में जो भी हैं उनके साथ भी अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है,
उसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रैक्टिकल सजेशन सर, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ while your child is with their siblings, तो दूसरों बच्चों के साथ इन फैमिली अगर वो अग्रेसिव हो जाता है तो कैसे कंट्रोल करें? अगर वो किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ हो रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई पास्ट हिस्ट्री है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ ही वो ऐसा कर रहा है, तो उसको जानना ज़रूरी है पहले तो। सेकंड ये है कि उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसके पास उसका कोई फेवरेट टॉय है जो उसको चाहिए, या कभी कभी बच्चे दूसरे बच्चों को डोमिनेट करने लगते हैं। ऐसे पैटर्न देखे गए हैं कि अपने से छोटे बच्चों को वो जानबूझ के पुश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आएगा, और धीरे धीरे बिहेवियर डेवलप होने लगता है। तो पेरेंट्स को अपनी मॉनिटरिंग में वो एक्सपोजर देना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए, टर्न टेकिंग एक्टिविटीज़ या इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें रोल प्ले हो, टर्न टेकिंग हो, और अगर वो कुछ भी इनएप्रोप्रिएट करता है तो वहाँ पर अवॉइडेंस आना चाहिए। जैसे पनिशमेंट प्रोसीजर हम कहते हैं। पनिशमेंट का मतलब यहाँ डांटना या मारना नहीं है। पनिशमेंट का मतलब है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है और उसे वो पसंद है उनके साथ खेलना, बट वो अगर कोई ऐसी इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर देता है जो नहीं करनी थी, तो हमें वहाँ से उसको हटा देना है, पेनलाइज करना है, वो एक्सेस खत्म कर देना है कि अब तुम नहीं खेल सकते बिकॉज यू हैव पुश्ड हिम। तो अगर पुश करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे, तो वो एक्सेस खत्म हो गया उस प्ले का। तो वहाँ पर धीरे धीरे उसे समझ में आएगा अगर मैं किसी को पुश करता हूँ तो मुझे खेलने नहीं दिया जाएगा। So make him or her part of your normal conversation, और आप उसको engage करो अपने फैमिली टाइम में, जैसे दोस्तों, ताकि वो दूसरे बच्चों को भी समझे। he or she should consider the other child also part of the same family, rather than कि ताकि वो जाके फ्यूचर में उसको ऐसे हर्ट करने की कोशिश ना करे कि डेफिनेटली जितना एक्सपोजर कंट्रोल करके आप देते हैं वो बेनिफिट करेगा उसको। ठीक है सर। और डीपली इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है तो आप किसी एक्सपर्ट से उसकी एडवाइस लीजिए और उसे फॉलो करिए, क्योंकि किसी भी बिहेवियर को रैंडमली जो है उस पर इंटरवेंशन जो है वो सजेस्ट नहीं किया जा सकता। बिना उसको मेजर किए, बिना उसका फंक्शन एंटीसीडेंट जाने हम उसके लिए इंटरवेंशन नहीं आपको गाइड करेंगे। श्योर सर। कैन पेरेंट्स एक्सीडेंटली रीइंफोर्स द बिहेवियर that they want to reduce by reacting emotionally in certain situations? Very common. Okay. It is a very common thing. Parents situation के हिसाब से एक तो इनकंसिस्टेंट होते हैं। अब सपोज बच्चे ने इमोशनल कई बार ब्लैकमेल किया कि मुझे जो है गोद में उठा लो, या कोई टास्क उसको नहीं करना है और वो बार बार जा रहा है। जैसे दो लोग हैं, मदर ट्राई कर रही हैं कि वो होमवर्क कंप्लीट कर ले या वो टास्क कंप्लीट करे, और वो भाग के जा रहा है अपने दादा दादी के पास या फादर के पास, और वो देखते हैं कि बच्चा मेरे पास भाग के आ रहा है तो मैं इसे पैम्पर कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ मदर को कि अभी कुछ मत कराओ, तो उसका वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो गया। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ने किसी पर्टिकुलर टॉय की जिद की और हमें लगा यार मेरा बच्चा अगर कोई चीज़ मांग रहा है तो मुझे दिला देनी चाहिए, तो हम वहाँ पे उसकी बात मान लेते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इमोशनल होकर के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। माई चाइल्ड डिपेंड्स ऑन मी फॉर एवरीथिंग, सो उसको इंडिपेंडेंस इनकरेज करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप हमको हमेशा ये कोशिश करनी है कि बच्चा इंडिपेंडेंसी की तरफ जाए। बहुत से पेरेंट ये गलती करते हैं कि वो उसको हर सिचुएशन में हेल्प करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो कॉपी करके सीख जाएगा। अगर टी शर्ट पहनाना है और उन्हें बाहर जाने की जल्दी है, थेरेपीज़ के लिए ले जा रहे हैं या कहीं, तो टाइम बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो खुद उसको टी शर्ट पहना देंगे। क्योंकि या मदर्स हैं जैसे, इट इज़ वेरी कॉमन कि उनको घर में बहुत सारा काम है, टाइम नहीं है उनके पास, तो क्या करते हैं कि बच्चे को जल्दी जल्दी रेडी किया, टॉयलेट लेके गए, खुद से सीट पे बिठा दिया, फिर खुद से नहला दिया उसको, कपड़े खुद से पहना दिए, रूम पूरा खुद कर दिया, और फिर वो जो भी काम करना था उसके लिए प्रोसीड कर लिया उन्होंने। बट उन्हें करना ये चाहिए कि उन्हें एक एक टारगेट लेना चाहिए। सपोज कि अगर टी शर्ट पहनना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसे वो सिखाएं। इसमें कुछ स्ट्रेटजी वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड चेनिंग्स है कि बच्चा ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में पूरा टी शर्ट सीख जाएगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं वो कि 3 स्टेप मदर ने कर दिए, एक हाथ डाल दिया, दूसरा हाथ डाल दिया, हेड बच्चे ने खुद से पुल अप कर लिया। धीरे धीरे मदर ने सिर्फ एक हाथ डाला, बच्चे ने दूसरा खुद डाला, टी शर्ट ग्रेजुअली वो बच्चा हेड जो है वो खुद से उसने मैनेज किया। ग्रेजुअली क्या है, उन्होंने पहले 2 स्टेप्स मदर कर रही थी, एक बच्चा, धीरे धीरे बच्चा जो है वो 2 स्टेप करने लगा, मदर एक, फिर फाइनल जो है वो टी शर्ट सिर्फ पकड़ा देते हैं, तो वो उसको खुद से सीधा भी करता है और पहन भी लेता है। ऐसे ही वो फॉरवर्ड चेनिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि पहला स्टेप वो खुद करके दिखा दे, बाकी आगे का बच्चा खुद कर ले।
है ना। एक बहुत सा कॉमन सा बिहेवियर कहना चाहिए, नहीं मुझे पता नहीं, स्क्रीन के साथ अटैचमेंट। तो हम स्क्रीन टाइम को कम, और सबका रिकमेंडेशन है स्क्रीन टाइम मिनिमल होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को सर? जी, स्क्रीन टाइम, एक तो पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जिस दिन उन्हें ये पता लगता है कि स्क्रीन इज़ नॉट गुड फॉर देम, और किसी भी डॉक्टर या किसी भी एक्सपर्ट ने बोला कि आपको स्क्रीन नहीं बाय द टाइम देना, इट्स टू लेट। तो इट्स टू लेट। बट वो क्या करते हैं, एट द सेम टाइम वो बिल्कुल एक्सपोजर खत्म कर देते हैं, जीरो पे ले आते हैं, एब्रप्टली कर देते हैं वो, है ना। तो वो ये नहीं करना चाहिए कि आज ही पता लगा कि स्क्रीन देना इज़ नॉट गुड, तो मैं पहले बच्चा 2 आवर्स तक दिन में जो है स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहा था, आज से उसका वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो जो वो स्टिमुलेशन उसको रोज़ मिल रहा था, अब वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, वो फ्रस्ट्रेट होगा, है ना। तो कोई भी एक, हमें भी अगर कोई एक चीज़ डेली बेसिस पे है और एक आदत है उस चीज़ की, और एकदम से हमसे हटा लिया जाए, तो हमें कहीं ना कहीं एग्रेशन और बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं। करेक्ट। तो वो बच्चे के साथ भी है। तो हमें करना क्या चाहिए, ग्रेजुअली उसका टाइम रिड्यूस करना चाहिए। ऐसे कंटेंट बच्चे का कंट्रोल खत्म करें, जैसे टीवी में देख रहा है तो स्क्रीन में ऐसी चीज़ें प्ले करें जो उसे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट ना करती। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें प्ले करें जो उसे बोरिंग लगे, तो उसे इंटरेस्ट कम होने लगेगा। अगर वो 2 आवर्स देख रहा है तो धीरे धीरे 1.5 पे लाइए, फिर 1 पे लाइए, फिर हाफ एन आवर, ग्रेजुअली उसका रिप्लेसमेंट भी आप तैयार रखिए। और हाँ, उसका रिप्लेसमेंट तैयार रखिए कि ये नहीं करना है, आज से ये करेंगे। आप 2 आवर्स दे रहे थे ना फ्री, तो फ्री 2 आवर्स देंगे, बट आप कलरिंग करेंगे आज से। आप जो है ये पेगबोर्ड जो है इसको आज से आप सॉल्व करेंगे। तो आप उसको ऑल्टरनेट रखिए। टाइमर्स यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ये टाइमर जो है अलार्म बजेगा, वैसे ही आपको वो बंद करना है। जैसे ही स्क्रीन टाइम हटने वाला है, उससे पहले उसे इन्फॉर्म तो करिए। अभी वो कुछ बहुत डीप कोई चीज़ देख रहा है और उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता, एंड आप स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी। तो आप क्या है कि उसका उसे बताइए कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद टीवी बंद हो जाएगा। ठीक है, या ये अलार्म बज गया, इस अलार्म के बजने के 5 सेकंड बाद या आधे मिनट बाद मैं टीवी ऑफ कर दूंगा। तो वो प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट डे नहीं होगा, लेकिन आफ्टर अ वीक उसे समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं ग्रेजुअली। ओके सर, सो विद दैट व्यूअर्स वी कम टू अ कंक्लूजन टू टुडेस पॉडकास्ट सर। और सही मायने में सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और हमने जो हमारे एजेंडा में था हमने सारा आइटम कवर किया। सो रियली थैंक्स फॉर कमिंग है सर। और व्यूअर्स, अगर आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा आज भी, तो अगर आप सर को रीच आउट करना चाहते हैं फॉर एनी गाइडेंस, तो आप इनके ईमेल एड्रेस को हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। And he'll be more than, you can write to him directly, and he'll be more than happy to help you in whatever capacity you want him to. So with that, we'll end our today's podcast. और आप ऐसे ही अपने feedback हमें देते रहिए, और till we come with our next podcast next week, it's a goodbye from us, from sir, from our team. So see you next week and with yet another informative content. So namaskar, have a good day, and be happy. Thank you so much. Namaskar.